जन्म से ही मेरी आत्मा पर 12 मास्क अंकित थे। एक पहनने से मैं देवताओं को बुला सकता था। पागल, पूरे देश के हीरो मेरा नाम सुनते ही कांप उठते हैं। अफसोस, मेरे ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड ने तुम्हें एक मामूली चूहे को मार डाला है। हजारों सालों से न देखी गई इस मना की हुई जिंदगी का मजाक एक बेकार मास्क कहकर उड़ाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अचानक बुरी आत्माओं से भरी इस दुनिया में आ गया और मिलिंग सिस्टम हासिल कर लिया। फिर भी मैं इसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी क्लब एक्टिविटी सेंटर में, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। परफॉर्मेंस क्लब का प्रेसिडेंट मुझे परेशान कर रहा है। फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के दौरान मुझे एक्टिविटी सेंटर में सपोर्ट ड्यूटी दी जाती है, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। उन लोगों की तुलना में जो सिर्फ अपनी पीठ के बल झुकना जानते हैं, क्या स्टेज पर तलवार डांस करना बेहतर नहीं होगा? मैंने प्रॉप पाइल से 2 मीटर लंबी घुमावदार तलवार निकाली और उसे जोर से कुछ बार घुमाया। एक प्रॉप के तौर पर भी इसका वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा था। मैं इतने सालों से मेहनत से प्रैक्टिस करना नहीं भूला हूँ। अगर न्यूट्रिशन की कमी ना होती तो शायद मैं एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट होता। जैसे ही मैं मजे कर रहा था, कोई अचानक हांफते हुए मेरे पास दौड़ा। जियांग मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। सीनियर लड़कियों को अपनी गांड हिलाते हुए देखने नहीं जा रहे हो, बल्कि मेरा साथ देने आए हो। ये मेरा रूममेट जियांग मिंग है। शायद मेरा साथ देने आया था क्योंकि उसे डर था कि मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े सू, कुछ बहुत बुरा हुआ है। एक मॉन्स्टर स्टूडियो में घुस गया है और स्टूडेंट्स और टीचर्स को खा गया है। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरे पास लुओ शेन सिस्टम है और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये दुनिया धरती पर मेरी पिछली जिंदगी से अलग हो सकती है। लेकिन 19 साल जीने के बाद मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यूनिवर्सिटी में आखिरकार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। क्या इसका मतलब है कि मेरा चीट सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है? जल्दी बताओ, स्टूडियो में तुम्हें किस तरह का मॉन्स्टर मिला? जियांग मिंग भी थोड़ा कंफ्यूज था। मैं मॉन्स्टर्स को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? अपना फोन उठाया, उसे अनलॉक किया, जियांग मिंग को दिया और दरवाजा खोलने के लिए अपना गुआन दाओ एक तरह का हॉलबर्ड लेने के लिए मुड़ा। जियांग मिंग तुरंत मेरे सामने आ गया, मेरा रास्ता रोकते हुए। नहीं ब्रो, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर बहुत डेंजरस है और मैंने नहीं सुना कि स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड मेरा पैर, मैं किसी को बचाना जा रहा हूँ। तुम छिपी रहना और बाहर मत आना। जब पुलिस आए तो दरवाजा खोलना। ये कहकर मैं बाहर भागा। मेरे इतना परेशान होने की वजह आसान थी। ये राक्षस, जो शेर और तेंदुए दोनों जैसा दिखता था, बिल्कुल मेरे पुराने जान पहचान वाले जियोंग बो जैसा लग रहा था, जो 12 जानवरों जैसे सिर वाले लो मियादी में से एक था, जिसकी वजह से मुझे टाइम ट्रैवल करना पड़ा। इतने सालों तक तुम्हें ढूंढने के बाद तुम आखिरकार बुरे काम करने के लिए बाहर आने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें पता चल जाए कि इस घर में बॉस कौन है। स्कूल के ऑडिटोरियम से टीचिंग बिल्डिंग के रास्ते में बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मैं अपने क्लासमेट्स की हैरान निगाहों का सामना करते हुए एक गुआन दाओ, एक तरह का चीनी खंजर लेकर उल्टी दिशा में चला गया। सब हैरान थे, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं पागल हूँ? भले ही तुम कूल दिखने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें हालात के बारे में सोचना चाहिए। अरे, क्या तुम लोगों को बचाने आए हो? जल्दी से घायलों को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। एक बहुत प्यारी सी लड़की ने जोश में विनती की। मैंने बोलने वाली लड़की की तरफ देखा और उसके पीछे कई घायल लोगों को देखा जिनके हाथ पैर नहीं थे। मुझे लगा कि जियोंग बो अभी भी वहीं है, इसलिए मुझे राहत मिली। सीनियर, आप खुद ही कुछ सोच लो, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। कहने के बाद मैंने उसकी रिंती भरी नजरों को नजरअंदाज किया और ऑडिटोरियम की तरफ चलने लगा। सीनियर, इसलिए वह भी नहीं जा सकी। स्टूडियो में खून की बदबू आ रही थी और फर्श पर घसीटने के निशान दिखने लगे थे। ज्यादातर स्टूडेंट पहले ही भाग चुके थे। बड़े से स्टूडियो में सिर्फ मेरे कदमों की आहट और विरोध की हल्की चीखें गूंज रही थीं। अरे क्लासमेट, मुझे बचाओ! अचानक परछाइयों से चीखने की आवाज आई। मैंने बदल में देखा तो स्टेज के नीचे खाली जगह में एक लड़का छिपा हुआ था। उसके ऊपर एक राक्षस एक लाश को फाड़ रहा था। शेर की नाक, तेंदुए का चेहरा और बड़ी बड़ी गुस्से वाली आंखें, ये डरावना था। वह जियोंग बो था। हाँ, मैंने राक्षस को तुरंत पहचान लिया। वह लुओ मिया था, जो मेरे परिवार की पुश्तैनी हॉल से भाग गया था। अपना टारगेट मिल जाने के बाद मैं राक्षस के साथ खेल नहीं खेलने वाला था, बस एक छोटे ट्रक के साइज का 4 पैरों वाला जानवर। मेरे पिछले जन्म में तुम मेरी दीवार पर नाम के लायक भी नहीं थे। इस जन्म में तुम अपने मालिक के सामने सपने देखने की हिम्मत करते हो। तुम्हें मारा जाना होगा और दोबारा जन्म लेना होगा। नीचे छिपा लड़का हाथ में चाकू लिए मेरे खतरनाक इरादे को देखकर पागलों की तरह अपने हाथ हिलाने लगा और डर के मारे अपना सिर हिलाने लगा। वह नहीं चाहता था कि मैं उसे अब और बचाऊं। ये उसे बचाना नहीं था, ये तो असल में उसे मारने की कोशिश भी थी। मांस खाते समय जियोंग बो के ध्यान भंग होने का फायदा उठाते हुए मेरे वर्षों के प्रशिक्षण ने मुझे हवा में छलांग लगाने की अनुमति दी। मेरा ग्वांडाओ, एक प्रकार का हालबर्ड, उसकी पीठ पर जोरदार वार कर रहा था। जियोंग बो ने एक दयनीय दहाड़ लगाई, फिर अपना पिछला पैर उठाया और मुझे पीछे से लात मारी। मुझे इसकी आशंका थी और एक पल के लिए किनारे हटकर
मैंने उस घातक लात को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, फुर्सत फुर्सत एक स्टील के कोड़े जैसी पूंछ मेरे चेहरे की ओर झपटती हुई आई। हताशा में मैं केवल अपने गोंडाओं का उपयोग ब्लॉक करने के लिए कर सकता था, लेकिन पूंछ ने उसे चकनाचूर कर दिया। शक्तिशाली प्रभाव ने मेरे शरीर में शॉकवेव भेज दी और मैं मुश्किल से अपने और जियोंग बो के बीच दूरी बनाने के लिए गति का उपयोग कर पाया। पता चला कि जब मैं जियोंग बो से लड़ रहा था तो स्टेज के नीचे छुपे लड़के ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ा जाएगा। उसके पैर शीशे जैसे लग रहे थे, वो जम गया, कांप रहा था। भागो, तुम वहां क्यों खड़े हो? एक आवाज जैसे आसमानी संगीत ने लड़के को जगा दिया। मेरा चेहरा खून से लथपथ था। मैंने अपनी टूटी तलवार से खुद को संभाला और लड़के और जियोंग बो के बीच खड़ा हो गया। एक और आवाज आई और लड़के को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वो घबराकर भाग गया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी भरी थी। स्टूडियो में सिर्फ जियोंग बो और मैं ही बचे थे। ताकत में इतने बड़े अंतर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं जियोंग बो का खाना बनने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं हंसा। तुम अपनी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा बदसूरत हो। भड़कने और मजाक उड़ाने पर जियोंग बो पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसका बड़ा सा शरीर, उसका खुला हुआ मुंह मुझे खा जाने को तैयार था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अच्छी बात आई। होस्ट अवेकनिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। शपथ समारोह पूरा करें, निडर होकर काम करें और नेकी बनाए रखें। युन चांग ने आपकी कॉल सुनी। युन चांग ने आपकी कॉल का जवाब दिया, प्लीज मास्क लगा लें। क्या वो आखिरकार आ गया है? अंधेरे में मुझे अपने पीछे एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ दिखा। हालांकि मैं चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, मुझे पूरा यकीन था कि यह भारी भरकम आदमी गुआन यू ही था। उसी समय मेरे चेहरे पे एक जाना पहचाना लाल मास्क आ गया। फिर मैंने जोर से वो शब्द दोहराए जो मेरी आत्मा में बस गए थे। मेरी नजर में वे मिट्टी के मुर्गे और मिट्टी के कुत्तों जैसे हैं। तुरंत ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड का भूत मेरे हाथ में बचे हुए आधे गुआन यू के ऊपर आ गया और पूरे स्टूडियो में ड्रैगन की दहाड़ गूंजने लगी। आसमान में उड़ता हुआ ड्रैगन। मेरे पीछे गुआन यू का भूत तुरंत मेरे शरीर में मिल गया। मैंने जोर से पैर पटका और तुरंत जियोंग बो के सामने दौड़ा। जियोंग बो की लालटेन जैसी आंखों में ऐसा लगा जैसे उसने असली गुआन यू को देख लिया हो और उसकी आंखें तुरंत डर से भर गईं। मैंने ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड को नीचे से ऊपर की ओर घुमाया, उसकी गर्दन को चीरते हुए, जो स्टील की तरह मजबूत थी, बिना किसी रुकावट के। जैसे ही वे अलग हुए, मैंने अपनी तलवार म्यान में रखी और वहीं खड़ा रहा। मास्क के नीचे मेरा एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा था। मॉन्स्टर जियोंग बो एक ही वार में 2 टुकड़ों में बढ़ गया था। धत थे कि मैं सच में बहुत खतरनाक हूँ। मैं मन ही मन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। सोचने लगा, अगर मैं उन सभी जानवर जैसे दिखने वाले नुआस को इकट्ठा कर लूं जब उसने मुसीबत खड़ी की थी, तो क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी में वापस जा सकता हूँ? हालांकि इससे पहले कि मैं ज्यादा देर तक खुश हो पाता, दूर से तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी और भारी हथियारों से लैस पुलिस अफसरों का एक ग्रुप अंदर आया। बिना कुछ कहे मैंने तुरंत अपने चेहरे से गुआन गोंग नुओ मास्क हटा दिया और उसे जियोंग बो नुओ मास्क के साथ अपने सिस्टम स्पेस में रख लिया। हिलना मत, अपने हथियार नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर करो। यूनिफॉर्म में छोटे साफ बालों वाली एक महिला पुलिस अफसर स्टूडियो में आई। उसकी आंखें बाज की तरह तेजी से आसपास को देखने लगी और फिर मुझ पर टिक गईं। मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का गोंडाओ, एक तरह का चीनी हालबर्ट था। मेरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था। एक ठंडी शांति थी। राक्षस कहाँ है? यिंग होंग्यू ने अपने कलीग से ठंडी आवाज में पूछा। हमने पहले ही पूरा स्टूडियो सर्च कर लिया है, हमें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला है। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड है। मुझे देखकर मासूमियत से मेरे शरीर से खून पहुंचते हुए यिंग होंग्यू ने भौहें चढ़ाई और फिर ऑर्डर दिया, इस एरिया को सील कर दो, आसपास के स्टूडेंट्स को निकाल दो, जगह की रखवाली के लिए किसी को यहाँ छोड़ दो, इस स्टूडेंट को वापस पुलिस स्टेशन ले जाओ। उस पर गोली नहीं लगना चाहता था, इसलिए मैंने बात मानते हुए सिल्वर ब्रेसलेट पहन लिया। जैसे ही मैं स्टूडियो से निकला, अनगिनत स्टूडेंट्स ने मेरी तरफ तारीफ भरी नजरों से देखा, खासकर उस लड़के ने जिसे मैंने अभी अभी बचाया था, जो यिंग होंग्यू को खींचता रहा, लगातार समझाता रहा। ऑफिसर, मेरा यकीन करो, सच में इसी आदमी ने मुझे बचाया था। तुमने एक गलत इंसान को अरेस्ट किया है। इस दुनिया में मॉन्स्टर सच में होते हैं। धत तेरे की, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? बाद में वेस्ट सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के एक इंटरोगेशन रूम में यिंग होंग्यू मेरे सामने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी, सीधे पॉइंट पर आ रही थी। क्या तुम कभी अजीब जीवों के संपर्क में आए हो? क्या तुम ब्रोकन वायर हो? यिंग होंग्यू की नजरें तेज थीं, मेरी तरफ टिकी हुई थीं, कोई कमी ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। मैंने शांत रहने का नाटक किया, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। पुलिस वाले की बातों से मैं अंदाजा लगा सकती थी कि पुलिस डिपार्टमेंट को जियोंग बो जैसे युवकों के बारे में पता है और उसने ब्रोकन वायर्स का जिक्र भी किया था। लेकिन मुझे उनके प्रति उनका रवैया नहीं पता था और मैंने अपनी पहचान बताने की हिम्मत नहीं की। मेरी चुप्पी देखकर यिंग होंग्यू का गुस्सा भड़क गया। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और इस 1.8 मीटर लंबे आदमी को इस औरत ने अपनी सीट से उठा लिया। तभी सादे कपड़ों में एक जवान आदमी और औरत पूछताछ वाले कमरे में आए। मुझे अचानक अपनी गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली पड़ती हुई महसूस हुई। पहले से रौबदार पुलिस वाली का सारा ऑरा तुरंत चला गया। ये स्टूडेंट बस कैजुअल बर्ताव कर रही है, तुम दोनों बात करो, मैं माफ करती हूँ।
यिंग होंग्यू बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गई। हेलो, कॉन्फिडेंशियलिटी नियमों के हिसाब से मैं जो कुछ भी कहने वाली हूँ उसे जाहिर नहीं किया जाना चाहिए। हुआंग जियाओलिंग ने मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। ऐसा लगता है कि ग्रेट जिया के पास डिफेंस तोड़ने वालों से निपटने का एक पूरा सिस्टम है। उन्होंने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, इसका मतलब है कि उनके पास पक्का एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हुआंग जियाओलिंग ने अपने पास जी यांग की ओर इशारा किया। जी यांग ने अपना गला साफ किया और कहा, पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी काबिलियत दिखाओ। प्लीज गलत मत समझना, मैं बस ये कंफर्म कर रही हूँ कि तुम हम में से एक हो या नहीं। जैसे उसने कहा, जी यांग ने अपना दाहिना हाथ खोला और उसकी हथेली में अचानक मुट्ठी भर नारंगी आग की लपटें जल उठी। मैंने थोड़ा मुंह बनाया और कहा, मेरी काबिलियत कुछ खास है, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करती है या नहीं। जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने मेरी हथकड़ी खोल दी। मैं तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम स्पेस से कनेक्ट हो गई और मेरे हाथ में एक लाल गुआन गोंग नन मास्क आ गया। एक आइटम टाइप एबिलिटी? मैं समझ गया। कोई हैरानी नहीं कि आप अपनी लिमिट्स तोड़ने के बाद इतनी जल्दी मॉन्स्टर्स से निपट सकते हैं। न जाने क्यों जी यांग की आंखें तुरंत निराशा से भर गईं और उसका एटीट्यूड अब पहले जैसा जोश भरा नहीं रहा। अपने साथी का इंटरेस्ट खत्म होते देख हुआंग जियाओलिंग ने आ भरी और मुझे समझाया। मैं अपना दोबारा परिचय देता हूँ। मेरा नाम वांग शियाओलिंग है और यह जी यांग है। हम दोनों 5th स्पेशल पर्सनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या शॉर्ट में स्पेशल वेपन्स इंस्टीट्यूट एस लेवल इन्वेस्टिगेटर से हैं। आपने बाहरी वजहों से हमारे अधिकार क्षेत्र में अपनी लिमिट तोड़ दी और नेचुरल लिमिट तोड़ने के लिए जरूरी नियमों को पूरा किया। आपके पास मैनेजमेंट के 2 ऑप्शन हैं। एक है स्पेशल वेपन्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनी इन्वेस्टिगेटर के तौर पर शामिल होना, जिसमें 25,000 युआन महीने की सैलरी, 5 सोशल इंश्योरेंस और एक हाउसिंग फंड के साथ सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस शामिल हो। दूसरा है कंट्रोल नियमों को मानना, जिसमें रहने के खर्च के लिए हर महीने 8,000 युआन मिलेंगे और आप दूसरा काम ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको अपना रजिस्टर्ड घर छोड़ने की इजाजत नहीं है। इन 2 ऑप्शन के बारे में सच में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भेष बदलकर जेल नहीं जाना चाहते तो आप सिर्फ पहला ऑप्शन चुन सकते हैं। मैंने अपना फैसला पक्के तौर पर किया है। अभी ज्यादा एक्साइटेड मत हो। स्पेशल वेपन्स यूनिट में शामिल होने के लिए तुम्हें अभी भी न्यूकमर असेसमेंट पास करना होगा। तुम्हारी ताकत के हिसाब से तुम्हें शायद तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। मेरे बगल में खड़ी जी यांग ने मेरी पसंद सुनकर मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। सुमिंग, इसकी चिंता मत करो। आइटम टाइप अवेकेंड एबिलिटीज भी बुरी नहीं है। तथाकथित अपर लिमिट ऐसी चीज है जिस पर सिर्फ टॉप लोगों को ही विचार करने की जरूरत है। वांग जियाओलिंग ने पहले उसे घूरा, फिर कुछ बेबसी से मेरी तरफ देखा। तो हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। मैंने बस मुस्कुराकर टाल दिया और जवाब दिया। उनसे मुझे पता चला कि इस दुनिया में जानी मानी जागृत काबिलियतें मोटे तौर पे 5 कैटेगरी में बंटी हुई हैं: सुपर ह्यूमन, मेंटल, नेचुरल, स्पेशल और ऑब्जेक्ट बेस्ड। पहली 4 कैटेगरी को साधना से मजबूत किया जा सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड काबिलियत की ऊपरी लिमिट पूरी तरह से जागृत इंसान पर निर्भर करती है। कोई हैरानी नहीं कि मेरी काबिलियत का पता चलने के बाद जी यांग का रवैया इतना बदल गया। हालांकि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिर किसी को नहीं पता था कि ये कोई आम ऑब्जेक्ट बेस्ड काबिलियत नहीं थी, बल्कि नुओ फेस सिस्टम से सपोर्टेड थी। इस बीच स्पेशल वेपन्स इंस्टीट्यूट के प्लाजा में नए रिक्रूट का असेसमेंट चल रहा था। चट्टानों से ढका एक जवान आदमी एक बाघ जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहा था। अचानक मॉन्स्टर उस जवान आदमी पर टूट पड़ा, लेकिन आने वाले हमले से बचने के बजाय उसने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। हैरानी की बात है कि मॉन्स्टर के तेज पंजों ने उसके हाथ पर एक सफेद निशान भी नहीं छोड़ा। ऐसी बस एक मॉन्स्टर, कुछ खास नहीं। यह मेरा डिफेंस भी नहीं तोड़ सकता। यह मुक्का झेलो। वह जोर से हंसा और बाघ जैसे राक्षस के माथे पर जोर से मुक्का मारा। राक्षस ने बुरी तरह दहाड़ा, पीछे की ओर उड़ा, 2 बार लुढ़का और फिर वहीं पड़ा रहा। हालांकि इस मुक्के ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी, जिससे वह सिर्फ एक वार से लड़ने के काबिल नहीं रहा। वांग वू ने एक ई रैंक राक्षस को हराया, ई रैंक रेटिंग हासिल की, बहुत अच्छी क्षमता, फोकस, ट्रेनिंग के लायक। काम के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में पकड़े जाने वाले कंप्यूटर पर लिख और ड्राइंग कर रहा था। बुरा नहीं भाई, अभी अभी जागा हूँ और पहले से ही ई रैंक रेटिंग पा चुका हूँ। बहुत से लोग तो अपने पहले असेसमेंट में भी ये नहीं पा सकते। स्टेज के नीचे कई दर्शक फोकस्ड ट्रेनिंग शब्द सुनकर वांग वू की तारीफ करने के लिए जमा हो गए। वांग वू कमर पर हाथ रखे घमंडी लग रहा था। इस हिसाब से राजधानी शहर में टॉप नया खिलाड़ी पक्का वही है। उसे सबसे ऊंची रैंक दो। हालांकि उसी पल मेरे मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जिसने सबको चौंका दिया। इस समय स्पेशल वेपन्स इंस्टीट्यूट के असेसमेंट रूम के अंदर बाई श्याओ श्याओ मुझे असेसमेंट के नियम समझाते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। लेकिन तभी एक बेसब्र आवाज ने हमारी बातचीत में रुकावट डाली। क्या वे दोनों अभी भी टेस्ट दे रहे हैं? अगर नहीं तो आज का सेशन खत्म। बाई श्याओ श्याओ एक चौंके हुए खरगोश की तरह मेरे टेस्ट के मौके में देरी होने के डर से जल्दी से समझाने के लिए दौड़ी। इंस्ट्रक्टर किम, ये एक नई इंटर्न इन्वेस्टिगेटर है, अभी अभी कंपनी में शामिल हुई है। इसकी एबिलिटी एक आइटम टाइप मास्क है। आइटम टाइप। ये सुनते ही उस अधेड़ उम्र के आदमी की दिलचस्पी तुरंत गायब हो गई। आप किस लेवल के मॉन्स्टर को चैलेंज करने का प्लान बना रहे हैं?
बार बार नीचा दिखाए जाने के कारण अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो ये इस इज्जतदार डेमन गॉड सिस्टम के साथ नाइंसाफी होगी। मुझे सबसे ऊंचे लेवल वाला दो। हम्प सबसे ऊंचा अर्थ लेवल है, लेकिन अगर आप यहाँ अर्थ लेवल के मॉन्स्टर को हरा भी देते हैं तो भी ऑफिशियली आगे बढ़ने के लिए आपको उससे जुड़ा टास्क पूरा करना होगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मजाक उड़ाया। उसने ऐसे कई जवान लोगों को देखा था जो जागने के बाद ही घमंडी हो जाते थे और खुद को अजय समझते थे। सुमिंग, हमें बस लेवल 1 के मॉन्स्टर को चैलेंज करना है। अनुभवी इन्वेस्टिगेटर भी शायद ही कभी अकेले लेवल 1 के राक्षसी जानवर को हरा पाते हैं। मेरा यकीन करो, मैं लेवल 1 के राक्षसी जानवर को चैलेंज कर सकता हूँ। भीड़ में गुस्सा भड़क गया और मुझे पूरी तरह से हैरानी से घूरने लगी। बस एक बेकार चीज, वह तभी ताकतवर होता है जब वो पहली बार जागता है। इससे क्या साबित होता है? इंस्टीट्यूट को सच में अपने नियम बदलने की जरूरत है। उन्हें ऐसे किसी को हमारी जगह नहीं लेने देना चाहिए। क्या आजकल के जवान लोग इतने घमंडी हो गए हैं, सीधे लेवल 1 के जानवर के पीछे पड़ जाते हैं, शायद सिर्फ लड़कियों के सामने दिखावा करने के लिए? मजाक उड़ाने वाली हंसी बहुत तेज थी, लेकिन मैं शांत रहा। मैं चुपचाप हथियार रखने की जगह पर गया। वहाँ कोई गुआन दाओ एक तरह का हलबर्ड नहीं मिला और मैंने आराम से एक ठीक ठाक साइज की ब्रॉडस्वॉर्ड उठा ली। ये खबर स्पेशल एजेंसी में तेजी से फैल गई। ये सुनकर कि एक नया आदमी लेवल 1 के शैतानी जानवर को चुनौती देने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखने के लिए जमा हो गए। इस बीच पास ही एक ऊंची बिल्डिंग पर ओल्ड यून, तुम इस जवान आदमी के बारे में क्या सोचते हो? काला ओवरकोट और सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने एक आदमी ने एग्जामिनेशन हॉल को बड़ी दिलचस्पी से देखा। उसके बगल में सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उनकी मौजूदगी ही किसी को भी पास आकर बात करने से रोक रही थी। डायरेक्टरी अभी आइटम टाइप अवेकनर्स में सबसे ताकतवर यान शिसान की तलवार है। जागने पर उसके पास पीक लेवल 1 ताकत थी और अपने पहले असेसमेंट में उसने एक लेवल 1 राक्षसी जानवर को मार डाला जो उसके लेवल से कहीं ज्यादा था। लेकिन तलवार तो मारने का हथियार है, एक मामूली मास्क उसकी तुलना कैसे कर सकता है? यून डिंगटियन ने भारी आवाज में जवाब दिया। बूढ़े यून, कैरेक्टर के बारे में तुम्हारा जजमेंट अब भी पहले जैसा ही खराब है। डायरेक्टर वी ने बिना किसी शर्त के कंधे उचकाए और हंस पड़े। साफ है, इस बच्चे ने पूरे समय बेपरवाही बनाए रखी है। जाहिर है उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ है। शायद वो हमें कोई सरप्राइज दे सकता है। यून डिंगटियन का चेहरा काला पड़ गया, जैसे कोई बुरी याद आ रही हो। मैं एग्जामिनेशन हॉल में इस बात से अनजान था कि मैंने बड़े अधिकारियों का ध्यान खींचा है। मैंने अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड लहराई, मेरी नजरें ध्यान से आगे टिकी थी। ये अपने लेवल का सबसे मजबूत डिफेंसिव एज़ोर स्टील फ्लेम सर्पेंट है। साफ तौर पर सोमिन को टारगेट किया जा रहा है। एज़ोर स्टील फ्लेम सर्पेंट को देखकर बाई जियाओ जियाओ तुरंत चौंक गई। ये देखकर कि मुझे शैतानी जानवरों की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने जल्दी से मुझे याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती उसे जोर से धक्का दे दिया गया। चुप रहो, तुम्हें उसे याद दिलाने के लिए किसने कहा? जिस आदमी ने उसे धक्का दिया था वो वांग वू था। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखों में जलन थी। आज उसका दिन होना चाहिए था, लेकिन मैं जो अचानक नया आया था सारी लाइमलाइट चुरा ले गया था। एग्जाम हॉल के अंदर मैंने बाई जियाओ जियाओ की याद दिलाने वाली आवाज सुनी और उसे धक्का देते हुए देखा और मेरे अंदर गुस्सा भर आया। मैंने अपना शरीर नीचे किया, मेरे पैर जमीन पर जोर से लगे और मेरा शरीर तीर की तरह अज़ोर स्टील फ्लेम सर्पेंट की ओर बढ़ा। अगले ही पल एक ख्याल के साथ मेरे चेहरे पर तुरंत एक सिंदूरी गुआन गोंग मास्क आ गया। शराब सच में चली गई है, बाल तुरंत वापस आ गए हैं। एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जनरल लड़ाई में जा रहा हो। मेरी स्पीड 3 गुना हो गई। इतनी स्पीड? क्या यह आदमी पैरामीशिया टाइप का अवेकन है? नहीं, उसने मास्क पहना हुआ है। डायरेक्टर रे को भी दिलचस्पी हो गई और मेरी अचानक तेजी से अज़ोर स्टील फ्लेम सर्पेंट की पूंछ भी धीमी हो गई। मैंने आसानी से जानलेवा वार को चकमा दिया। मौका पाकर मैं फिर से अज़ोर स्टील फ्लेम सर्पेंट पर टूट पड़ा। मेरी ब्रॉडस्वॉर्ड तुरंत जल उठी और सीधे सर्पेंट के उल्टे स्केल पर वार किया। एक तेज रोशनी दिखाई दी और आग बारूद की तरफ फट गई, जिससे अज़ोर स्टील फ्लेम सर्पेंट झुलस गया, जिससे वह बुरी तरह लड़ने लगा। सुमिंग, अज़ोर स्टील फ्लेम सर्पेंट आग के सामने आने पर अपने स्केल खोल देता है, तभी उसका डिफेंस सबसे कमजोर होता है। बाई श्याओ श्याओ ने उसे जल्दी से फिर याद दिलाया, लेकिन वांग वू अब बाई श्याओ श्याओ पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे अपनी समझ पर बहुत शक हो रहा था। एक आइटम टाइप अवेकनर आग कैसे लगा सकता है? क्या मैं सबसे कमजोर था? नीचे भीड़ की शक भरी बातें सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। असल में ये फ्लेम ब्लेड कोई रेयर अवेकनिंग एबिलिटी नहीं थी। मैंने बस ब्लेड की पावर बढ़ाने के लिए पहले से ही उस पर केरोसिन लगा दिया था। जहाँ तक केरोसिन कहाँ से आया, तो मेरे जैसे किसी के लिए कुछ प्रॉप्स ले जाना गैर कानूनी नहीं है। पागलों की तरह जूझ रहे अज़ोर स्टील फ्लेम सर्पेंट को देखकर मैं फिर से हिला और तुरंत दर्जनों मीटर की दूरी तय कर ली। मेरा घिसटता हुआ ब्लेड एक विंडमिल की तरह नाच रहा था, जिसमें एक उड़ते हुए ड्रैगन की पावर थी। सर्प का सिर टूट गया और उसका रूप तुरंत बिखर गया, रोशनी के धब्बों में बदल गया और एग्जाम हॉल से गायब हो गया। पूरे एग्जाम हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगर जमीन पर अभी भी दरारें न दिख रही होती तो कोई यकीन नहीं करता कि मेरे जैसे नए आदमी ने एक छोटे लेवल के राक्षसी जानवर को मार डाला है। सुमिंग, रेटिंग ई, एवरेज पोटेंशियल, साधारण ट्रेनिंग। किन रिक्सन की आवाज ने चुप्पी तोड़ी, जिससे तुरंत हंगामा मच गया। क्या हो रहा है? सुमिंग अभी भी सिर्फ ई रेटिंग वाला क्यों है?
जबकि उसने एक छोटे लेवल के राक्षसी जानवर को हराया था और असेसमेंट की ज़रूरतें पूरी की थी। भाई शियाओ शियाओ का चेहरा लाल हो गया जब उसने किन रिक्सन से पूछा। खुद देखो, किन रिक्सन ने बेसब्री से समझाया। उसका चाकू टूट गया है। उस आखिरी वार से जब उसने एज़्योर स्टील फ्लेम सर्पेंट की गर्दन काटी थी, हड्डी पूरी तरह नहीं टूटी थी। इतनी चोट के बाद भी जानवर मरते दम तक लड़ सकता है, लेकिन सु मिंग अपने हथियार के बिना अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाई शियाओ शियाओ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे जवाब देने का कोई तरीका नहीं मिला। और एक मामूली आइटम टाइप अवेकनर को नॉर्मल ट्रेनिंग रेटिंग मिलना ही पहले से ही एक अच्छा रिजल्ट है। किन रिक्सन ने अपना मजाक उड़ाना जारी रखा। हालांकि तभी एक ठंडी रोशनी चमकी और किन रिक्सन ने उस सिगरेट को देखा जो अचानक उसकी उंगलियों के बीच से बुझ गई थी। उसका चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया। उसके पीछे कंक्रीट की दीवार में आधा टूटा हुआ चाकू फंसा हुआ था, जिसका मूठ अभी तेजी से हिल रहा था। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। इंस्ट्रक्टर किन, असेसमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, नीचे आकर कुछ टिप्स देने की हिम्मत है? डायरेक्टर वेई, जो दूर से देख रहे थे, अपनी जांघ पर थप्पड़ मारे बिना नहीं रह सके और जोर से हंस पड़े। हंसी से कहते हैं जवान आदमी, उस तरह की वाइल्ड एनर्जी कुछ और ही होती है। उसने अपने बगल में यून डिंगटियन को थपथपाया। क्या ये तुम्हें 20 साल पहले की याद नहीं दिलाता, जब तुम ओवरलॉर्ड स्पीयर लेकर यून परिवार के पुश्तैनी हॉल में घुसे थे? वो तो बिल्कुल नहीं है। यून डिटियन ने ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में तारीफ की हल्की सी झलक दिखी। इस लड़के में सच में कोई तमीज नहीं है। एक मामूली चीज जैसा कचरा इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे करता है? सबके सामने उकसाया गया, किन रिक्सन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह एग्जामिनेशन हॉल की तरफ बढ़ा। उसके कदमों से फर्श पर मकड़ी के जाले जैसी दरार पड़ी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा अर्थ लेवल एक्सपर्ट कैसा दिखता है। यही सच में है। सुमिंग ने तो कोई टेक्निक भी प्रैक्टिस नहीं की है, वो इंस्ट्रक्टर का मुकाबला कैसे कर सकता? स्टैंड के एक कोने में भाई शियाओ शियाओ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। लेकिन तभी मेरे पैर अचानक लड़खा गए और मैं लगभग गिर ही गया। मेरे मास्क के नीचे मेरी स्किन पर ठंडा पसीना आ गया। आखिरकार समझ आ ही गया है? इन रिक्सन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कभी कोई टेक्निक प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी तुम अपनी अवेकन एबिलिटी का इतनी लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो। तो क्या हुआ अगर तुम एक आइटम टाइप अवेकन हो? बस एक बच्चा जो ग्रेट स्वॉर्ड से खेल रहा है, तुम उसे ज्यादा नहीं घुमा पाओगे। मैं समझ गया। पहली बार जब मैंने जियोंग बो से लड़ाई की थी, तो मैंने सिर्फ एक स्ट्राइक से लड़ाई खत्म कर दी थी। मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी थी। अब जब मैंने इतने लंबे समय से मास्क पहना हुआ है, तो मुझे लगता है कि अनगिनत छोटे छोटे टेंटेकल्स मेरे चेहरे को जकड़ रहे हैं, जो लगातार मेरी जान निकाल रहे हैं। मैं पहले मास्क का इस्तेमाल करके किन रिक्सन के चेहरे पर थप्पड़ मारने की सोच रहा था, लेकिन अब मैं बर्बाद हो गया। मेरा सिर टकरा गया। जैसे ही मैं निराश हो रहा था, मेरे दिमाग में एक डरावनी सी सनसनी दौड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, किन रिक्सन खुद को और रोक नहीं सका। उसका रूप तुरंत गायब हो गया। इतनी तेजी से किन रिक्सन को एक पल में गायब होते देखकर मेरी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी पावर एक्टिवेट किए बिना इतनी डरावनी स्पीड दिखाएगा। क्या देख रहा है बेकार के बच्चे? मैंने अभी अपनी पावर एक्टिवेट भी नहीं की है और तुम पहले से ही हैरान हो। किन रिक्सन की आवाज अचानक मेरे पीछे से गूंजी। उसके बाद हवा की तेज आवाज मेरे कानों के पास से गुजरी। मैं अपने आप आगे की ओर झपटा। पीछे से किन रिक्सन के चुपके से किए गए हमले से बाल बाल बचा। तुम्हारा रिएक्शन बहुत तेज था, लेकिन ये बेकार है। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, मुझे अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ। फिर मुझे झटका लगा जब मैंने खुद को वापस उसी जगह पाया। एक जोरदार धमाके के साथ मेरे पेट में तेज दर्द हुआ और मैं तुरंत उड़ गया। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मेरा शरीर फिर से झटका खाया और मैंने खुद को पेट पकड़े हुए पाया। किन रिक्सन के सामने फिर से आ गया। अगले ही पल पुलिस का एक डंडा मेरे गाल पर लगा। मेरा दिमाग घूम गया और फिर मेरे चेहरे पर ठंडक महसूस हुई, क्योंकि मेरा चेहरा तुरंत गायब हो गया। बाकी सभी एग्जामिनर्स, याद रखना, ये मत सोचना कि तुम अपने सीनियर्स को सिर्फ इसलिए चैलेंज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है, काबिलियत। किन रिक्सन ने मेरी पिछली लड़ाई को छोटा बताया, जैसे कि सिर्फ इसी तरह वो अपनी ताकत दिखा सकता था। जांच करने वाले लोग चुप थे। उनकी नजरें मुझ पर दया से भरी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जमीन पर लेटे हुए मैं अचानक अजीब आवाजें निकाल रहा था और मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। अचानक वो डरावनी फीलिंग मेरे दिमाग में वापस आ गई। मेरी ताकत चाहिए। मुझसे भीख मांगो, मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हारे लिए उसे मार डालूंगा। मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मुझसे मोल भाव करने की हिम्मत कैसे करोगे? मैंने अपनी बात खत्म करते हुए मजाक उड़ाया। मेरी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। किन रिक्सन ने मेरे अजीब बर्ताव पर ध्यान दिया, लेकिन उसका चेहरा गंभीर बना रहा। घबराहट का कोई निशान नहीं दिखा। उसे लगा कि मैं बस एक चाल चल रहा हूँ। किन रिक्सन ने तुरंत अपनी ताकत इकट्ठा की। उसका हथियार काली धुंध की एक परत से ढका हुआ लग रहा था। जब तुम इतने मजबूत हो तो एक और वार करो। मेरा पतला शरीर फिर से किन रिक्सन के सामने खींचा गया। हथियार जिसमें बहुत ज्यादा ताकत थी, एक बार फिर मेरे चेहरे पर लगने वाला था। अचानक एक मजाक उड़ा। किन रिक्सन जम गया और अचानक एक तरफ मुड़ गया, तुरंत अपनी जगह से भाग गया। ऐसे कौन हंस रहा है? किन रिक्सन की आवाज में डर का हल्का सा एहसास था, लेकिन मैं अब सीधा खड़ा था। मेरा सिर थोड़ा